हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा जीएस। तो आज जो है हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान। पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान के विचारधारा, इसका जो है प्राचीन इतिहास के बारे में, लोकतंत्र के प्राचीन इतिहास के बारे में पूरा जानकारी हासिल की। अब जो है इस क्लास में अब जो पूरा का पूरा भारतीय संविधान का जो स्रोत था, प्राचीन स्रोत, उसको भी पढ़ लिए हैं। तो भारतीय संविधान का, संविधान सभा का गठन के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान का जो है कैसे बना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो है बनावट, संविधान का निर्माण जो है किस तरह से किया गया। तो संविधान के निर्माण के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। यह जो है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे CSE और राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग दोनों में, किसी भी राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग हो, किसी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मुख्य परीक्षा के लिए है। और इसके अलावा जितने भी है वनडे एग्जाम में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। इससे जो है हम आज पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण या संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण। जितने भी कन्फ्यूजन थे पिछली क्लास में मैंने खत्म कर दिया, जितना भी संविधान के प्राचीन इतिहास के बारे में था। आज जो है पूरा का पूरा जो भारतीय संविधान का जो शुरुआत हो रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण किस तरह से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या करना पड़ा, इसके बारे में जो है पूरा जानकारी हासिल करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आज। ठीक है, तो शुरू करें। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण होता है, सीधे लिखो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण तो वैसे नहीं किया गया। हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि जब भारत कहाँ था, भारत उपनिवेश था। भारत जो है उपनिवेश था किसका, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन का एक और उपनिवेश था, अमेरिका भी किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। इसके पहले ब्रिटेन में भी पहले 1688 में जब रक्तहीन क्रांति हुआ था, इसके बारे में बता चुके हैं। 1688 में रक्तहीन क्रांति हुआ था। इसके बाद यहाँ सत्ता का परिवर्तन हुआ और यहाँ जो है लोकतंत्र, यहाँ जो ब्रिटेन में लोकतंत्र का निर्माण किया गया। 1688 में लोकतंत्र का निर्माण किया गया, लेकिन यहाँ का जो 1688 में ब्रिटेन तंत्रात्मक हो गया, लेकिन यहाँ जो है यहाँ का संविधान लिखित रूप में नहीं बना। यहाँ का जो संविधान था लिखित नहीं था। ब्रिटेन का जो संविधान था लिखित नहीं था। सन 1776 में अमेरिका ब्रिटेन के उपनिवेश से आज़ाद हो गया और 1776 में आज़ाद होने के बाद जो है यहाँ संविधान बना। उसके बाद जो है 1789 में फ्रांस का संविधान बना। इस तरह से जो है संविधान बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो है संविधान का निर्माण 1776 में जो हुआ था आज़ाद, अमेरिका उपनिवेश जो है ब्रिटेन के उपनिवेश से आज़ाद होने के बाद संविधान बनाने वाला जो है अमेरिका प्रथम देश था। इसके पहले जो है किसी भी देश का संविधान लिखित में नहीं था। अमेरिका जो है प्रथम देश बना जो अपना लिखित संविधान लागू किया गया। उसी तरह से जो है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसके पहले एक चुनौती दिया गया संविधान को, अंग्रेज जो है कि आप जो है अपना संविधान बनाएं, आप अपना जो संप्रभु राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है एक संविधान का होना अनिवार्य है। तो आप जो है उस संविधान का निर्माण करें। इसके पहले अगर बात किया जाए तो पिछली क्लास में बता दिए थे 1934 में
एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग कर चुके थे। एम.एन. राय संविधान सभा का मांग कर चुके थे। ये एम.एन. राय जो थे वामपंथी दल के नेता थे। ये जो थे मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित करते थे। इनका जो विचारधारा था मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध रखता था। मार्क्सवादी विचारधारा जो साम्यवादी विचारधारा से संबंध रखता है, यानी जो है वामपंथी नेता कौन थे? एम.एन. राय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का मांग प्रस्तुत किया था। उसके बाद जो है 1935 में कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 में कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा का मांग किया गया। 1935 के कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा का मांग किया गया। उसके बाद जो है 1938 में जे.एल. नेहरू ने संविधान सभा की मांग करते हुए ये कहा कि भारत का जो संविधान बनेगा उसमें भारत संप्रभु होगा और बाहरी ताकतों या राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी 1934 में एम.एन. राय प्रथम बार संविधान सभा का मांग किया। चलो संविधान सभा का कहीं से आवाज उठा। 1935 में कांग्रेस आवाज उठाया। 1938 में कहा कि हम संविधान का निर्माण करेंगे। 1938 में जो है कांग्रेस कहा जे.एल. नेहरू कि हम संविधान का तो निर्माण करेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों को इसमें इंटरफेयर करने नहीं देंगे, हस्तक्षेप नहीं करने। बाहरी ताकत तो उस समय वही था, बलशाली। तो उसमें जो है 1938 में जे.एल. नेहरू ने कहा कि बाहरी ताकत में का जो है इसमें कोई समावेश नहीं होगा और यह जो संविधान सभा का निर्माण होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार, यहीं से आता है वयस्क मताधिकार शब्द। वयस्क मताधिकार का प्रयोग जो है इस संविधान सभा के निर्माण के लिए किया जाएगा। ठीक है। 1940 में फिर आया जब संविधान सभा का जो है मांग किया गया, उसको स्वीकार करके 1940 में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया ब्रिटेन से। क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे कैबिनेट का सचिव, कैबिनेट का जो मंत्री थे, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, उनके अध्यक्षता में जो है 1940 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 1940 में क्रिप्स प्रस्ताव आया जिसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया था। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया था। तो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने के कारण जो है मुस्लिम लीग, भारत में उस समय दो पार्टी था बहुत मजबूत स्थिति में, जो था गैर मुस्लिम कांग्रेस था और जो ये मुस्लिम था मुस्लिम लीग था। तो मुस्लिम लीग ने यह जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो 1940 में आया संविधान सभा के निर्माण के लिए, इसको अस्वीकार कर दिया, इसको वापस भेज दिया, या जो इसको नहीं माना। यानी जब जो दो पार्टी हो मजबूत पार्टी, तो मजबूत पार्टी से ही क्या उसको इशारा किया जाता, उसको जो है अनुमति लिया जाता है। वैसे भी कहा जाता है, हमारे इतिहास में ही कहा गया है, रामायण में कहा गया है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास बाहुबल हो, उसको क्या जो विष रहित गरल हो। यानी क्षमा भी उसी को शोभता है जिसके पास ताकत हो। तो मुस्लिम लीग के पास ताकत था, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। यानी एक पार्टी है मजबूत, दूसरा पार्टी अस्वीकार कर दिया, तो भाई हुआ ही नहीं, उसको क्या कर दिया गया, इस प्रस्ताव को विफल हो गया। उसके बाद जो है क्रिप्स प्रस्ताव विफल होने के बाद एक योजना आया जिसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना। योजना आया कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना जो कहा था, ये संविधान सभा के मांग को अस्वीकार किया था, लेकिन यह जो है कैबिनेट मिशन योजना संविधान के निर्माण के पक्ष में था। इसने जो है संविधान के निर्माण को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समझौता किया
और काफी हद तक जो है मुस्लिम लीग के पक्ष में रहा। यह कैबिनेट मिशन योजना जो है काफी हद तक मुस्लिमों के पक्ष में रहा, मुस्लिम लीग के पक्ष में रहा। फलतः मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजनाओं को स्वीकार कर लिया। फलतः जो है भारत में एक चुनाव कराया गया। भारत में जो है भारत में एक चुनाव कराया गया। चुनाव कराने जो संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसे कहा जाएगा संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के चुनाव के लिए जो है क्या किया, संविधान सभा के चुनाव के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने सुझाव दिया और 1946 में ही संविधान सभा का चुनाव किया गया 389 सीटों पर। यह जो है 389 सीटों पर चुनाव कराया गया। यह चुनाव जो था एकल संक्रमणीय मत, याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत। इसी संक्रमणीय मत के, तो एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग जो है आज राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है चुनाव कराया गया कितने सीटों पर, 389 सीटों पर, जिसमें जो है 93 सीट देसी रियासत को दिया गया। बाकी कितना बच गया, 296 सीट जो था अंग्रेजी प्रांत का था, अंग्रेजी प्रांत, और ये था 93 सीट देसी रियासत, 93 सीट देसी रियासत था। अभी ये 296 सीट में भी जो था 292 जो था प्रांतों से था, और जो है बाकी 4 जो था मुख्य आयुक्त से था, मुख्य प्रेसिडेंसी से था, मुख्य आयुक्त। कौन कौन था उस समय? उसमें 4 था, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली, 4 प्रेसिडेंसी था, जिसमें उसमें 4 आयुक्त किया गया और 292 प्रांतों से सदस्यों का चुनाव कराया गया। चलो, चुनाव जो है किसके पक्ष में, किस विधि द्वारा किया गया, एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया। और इसमें जो है सीटों का बंटवारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सीटों का बंटवारा जो हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटों का बंटवारा, सीट भाई कितना चुनाव पे लड़ेगा, तो रखा गया प्रत्येक 10 लाख पर एक, 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख पर एक सीट। इसमें जो है 10 लाख पर एक सीट रखा गया। 3 तरह के प्रांत बनाया गया। एक जो है 3 तरह के भाग बनाए गए। एक सिख को दिया गया, मुस्लिम 3 भागों में बांट करके, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम यानी ये जो है सिख और छोड़ के सामान्य कर दो इसको, सामान्य। ये जो सिख और मुस्लिम को छोड़ के रखे बाकी जो बचे वह जो है सामान्य में आ गए। इस तरह से जो है भारत संविधान सभा का चुनाव कराया गया। ठीक है, यह जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस विधि द्वारा? एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उसी तरह से भारतीय संविधान सभा का जो सदस्यों का चुनाव हुआ एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, इनडायरेक्ट रूप से किया गया, इनडायरेक्ट रूप से किया गया, जिसमें 389 सीटों पर चुनाव करा के 296 प्रांत और 93 देशी रियासतों पर कराया गया, जिसमें सीटों का जो बंटवारा हुआ 10 लाख पर एक। ठीक है, चुनाव में जो सीट का मिला 296 सीट में 208 सीट कांग्रेस हासिल किया। 208 सीट जो है कांग्रेस हासिल किया, और 73 जो है
मुस्लिम लीग, बाकी बचा 15, 5 3 8, 8 16, ठीक है, 296 सीट। बाकी जो 15 सीट बचा वह स्वतंत्र था, जिसको कहते हैं आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो उस समय भी जो था भारतीय संविधान सभा में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, स्वतंत्र प्रभार वाले, यानी स्वतंत्र कैंडिडेट, किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे। वो 15 सीट, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसमें जो है सभी धर्म के लोग, इस संविधान सभा में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। संविधान सभा का चुनाव जो हुआ अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, लेकिन इसमें संविधान सभा के सदस्यों में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। साथ साथ इसमें महिलाएं भी शामिल थी, महिलाएं भी शामिल थी इस संविधान सभा में। संविधान सभा के सदस्यों में जिसमें सर्वाधिक जो है कांग्रेस की सीट प्राप्त हुई, उसके बाद मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी बनी, ठीक है। सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने भी सदस्य बने, जो इसमें है 296 के जितने भी सदस्य बने, वो सभी जो थे कुलीन वर्ग से संबंधित रखते थे। कुलीन वर्ग यानी जो है उस समय जाने माने धनी व्यक्ति थे, जाने माने जो है धनी व्यक्ति थे, वही जो है इसमें संविधान सभा के सदस्य बने, यानी कुलीन वर्ग। इसको कहा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य थे वो बिल्कुल जो है कुलीन जन सामान्य से नहीं थे। उन्होंने जो है अपनी सुविधाओं को देखते हुए संविधान सभा का निर्माण किया। अगर आलोचनात्मक, अगर विशेषता की बात करें तो विशेषता तो बता दिए। अगर आलोचनात्मक की बात की है तो आलोचनात्मक में क्या होगा, इसमें जो है वयस्क मताधिकार कहते हुए भी यह जो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया इस संविधान सभा के सदस्य के लिए, जिसमें जितने भी सदस्य भाग लिए वो कुलीन वर्ग से संबंधित थे, वो धनी वर्ग के संबंधित थे। उसे जन सामान्य से कोई मतलब नहीं था, यानी जन सामान्य से कोई प्रभाव नहीं था। और तो इसीलिए जो कहा जाता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक जो है कुलीन वर्गों का ही प्रभाव है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान जितने भी सदस्य, उसमें 85% जो सदस्य थे वो वकील थे। 85% जो सदस्य थे वो वकील थे। 296 में 85, ना कि देसी रियासत वाला, 85% वकील थे। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद या विभाग बनाए गए वो वकीलों को दृष्टिकोण से, यानी जो है कानूनी पेचदाव को देखते हुए कानूनी पेचदाव पर आधारित है, जो जन सामान्य को समझने में, जिसे जन सामान्य को समझने में काफी कठिनाई होती है। तो आप जो है इसी चीज को न्यायालय द्वारा व्याख्या किया जाता है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय कहा जाता है ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। वह जो है न्यायालय क्या करता है, व्याख्या करता है। जो जटिल कानून है उसको व्याख्या करता है, और वो जो नया कानून बनता है उसे न्यायालय द्वारा, न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। तो इसी का जो है सबसे ज्यादा 85% तक वकील, तो कानूनी दाव पेच यानी कानूनी शब्दों का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, जो जन सामान्य को समझने के लिए काफी कठिनतम है। तो आलोचनात्मक में इस तरह का भी लिख सकते हैं। अगर आलोचनात्मक विवेचना करें तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें, संविधान सभा का चुनाव हो गया, सबसे ज्यादा अगर मुख्य परीक्षा में विवेचना के लिए आता है, व्याख्या के लिए आता है, तो आलोचनात्मक व्याख्या ही आ जाता है। क्योंकि जो है सब इसका जो है इसका एडवांटेज तो सब जानता है, लेकिन डिसएडवांटेज जो है या आलोचनात्मक उसको व्याख्या करने फायदा की तरह से तो देखेंगे, लेकिन हर सिक्का का दो पहलू होता है। हर चीज का अगर जो है दो पहलू होता है, दो छोर होता है, तो उस छोर को, दोनों छोर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, आलोचनात्मक भी देख लिए। अब जो है संविधान सभा का चुनाव हो गया भाई। तो अब संविधान सभा का चुनाव हो गया तो पहली बैठक होगी,
बैठक होगी। तो पहली बैठक कब हुई? किसी दिन ना किसी दिन तो बैठक होगी। पहली बैठक हुई तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946, काफी बार जो है वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस दिन क्या हुआ? इस दिन है जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर एस एन सिन्हा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति के अध्यक्ष चुना गया, जो अस्थायी थे, परमानेंट नहीं थे। जो परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी अध्यक्ष इनको बनाया गया, अस्थायी थे। डॉक्टर एस एन सिन्हा को, ये जो है सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, यानी सबसे जो है उम्र दराज व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उम्र दराज व्यक्ति। इस तरह जो सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति का जो है अध्यक्ष बनाना फ्रांस के लोकतंत्र यानी फ्रांस के संविधान सभा में था। तो फ्रांस की तरह जो है यहाँ भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो काफी महत्वपूर्ण है, ये भी वनडे एग्जाम में पूछ चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये जो अध्यक्ष थे अस्थायी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद जो है 13 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। अब जो है उद्देश्य प्रस्ताव अगर नहीं पेश करता, उद्देश्य क्या है, यानी हम जो है संविधान सभा का गठन किए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, तो आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस तरह से संविधान बनाना चाहते हैं, संविधान का जो है ढांचा क्या होगा। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव है जो प्रारूप हो गया, एकदम पूरा ड्राफ्ट आ गया था। संविधान सभा का जो है पूरा ड्राफ्ट ही बना के उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिए गए थे, जो भारतीय संविधान के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे किसी चीज को बनाने के लिए पहले उसको कच्चा चीज बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से JL नेहरू सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया गया, जो भारतीय संविधान की रूपरेखा थी, भारतीय संविधान का रूपरेखा थी। 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 389 सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है रूपरेखा। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सर्वसम्मति से चुन लिया गया। उसके बाद जो है इसमें हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में जो है देशी रियासत कितना था? 93 सीट जो था देशी रियासत का था। देशी रियासत इसको अलग रखा, यानी देशी रियासत जो है वो नहीं कहता था कि हम नहीं संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, हम अलग स्वतंत्र रहेंगे, अलग रहेंगे। 211 सदस्य। इसके अलावा मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के मांग के पक्ष में थे, मुस्लिम लीग के सदस्य जो है अलग रहे, और मात्र 389 में से 211 सदस्य ही प्रथम बैठक में भाग लिया था। काफी महत्वपूर्ण था। इसने जो प्रथम बैठक को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था। मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक को अस्वीकार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला इसलिए हम इसको बता दिए कि जो है प्रथम सदस्य, काफी बार पूछ चुका है ये भी क्वेश्चन कि प्रथम संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। ये जो है आपको राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में भी पूछ चुका है, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग में भी पूछ चुका है, साथ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ये जो याद रखिएगा 211 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव।
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 में 22 जनवरी 1947 में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यानी जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में था कि संविधान सभा में संविधान के बाद जो है संविधान सभा में भारत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया जाए, स्वतंत्र और संप्रभु, उसके पास जो है प्रभुता होना अनिवार्य है। ब्रिटिश जो है ब्रिटिश में जो सर्वसम्मति से भारत की आज़ादी के बाद जो लोग या जो रियासत जो भी राज्य जो है भारत में रहना चाहता था, ब्रिटिश प्रांत के राज्य, वो भारत में रहे, अगर नहीं मिलना चाहता था तो नहीं मिले, उद्देश्य प्रस्ताव में था। और क्या था? और था कि सीमाओं का निर्धारण जो है संविधान करेगा। इसके अलावा राज्य के पास उसके शासन चलाने के लिए शक्तियां प्राप्त होगा, उसके पास अपनी फोर्स होगा, ये लेकिन उसमें जो है केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो बनेगा उसको छोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश में जितना भी शासन चलाने का अधिकार होगा वो केंद्र के पास ही रहेगा। SC ST के लिए, SC ST अल्पसंख्यक के लिए भी इसमें महत्व दिया गया। इसके अलावा जो महिलाओं को भी महत्व दिया गया तथा देश में न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए न्यायालय की व्यवस्था किया गया, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की भी व्यवस्था किया गया। इस तरह से जो है उद्देश्य प्रस्ताव पूरा संविधान का था। इसी के अनुसार, इसी ड्राफ्ट के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण होगा। ठीक है। उसके बाद जो है 3 जून 1947 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी डेट, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन योजना में क्या था? भारत विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत विभाजन योजना, उसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी, भारत विभाजन किस योजना के तहत किया गया? रेलवे में तो इतना बार क्वेश्चन पूछा है, भारत विभाजन और क्या बोलता है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ। ये रेलवे लगभग मतलब हर बार पूछता ही था, रेलवे का ये सब पेड क्वेश्चन था। और जो है पंचायत या बिहार लोक सेवा आयोग के जितने भी है ये क्वेश्चन पेड क्वेश्चन है, वनडे का जो प्री का क्वेश्चन है पेड क्वेश्चन है, काफी मतलब चलता फिरता क्वेश्चन है। तो भारत विभाजन 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया और भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग पाकिस्तान, दूसरा भाग भारत के रूप में बांटा गया। इस योजना में जो है 3 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था, 3-4 बात था। उसमें देखते हैं 1947 में जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार करके पूरी तरह से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पूरी तरह से स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के तहत जो है भारत को एक संप्रभु राज्य या संप्रभु देश जो है घोषित किया गया। संप्रभु देश घोषित करने के बाद जो है इसमें कहा गया कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो भारत के लिए है वह भारत मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह भारत नहीं मानेगा। यानी जो है भारत एक संप्रभु राज्य बन गया, यानी बाहरी ताकतों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसे जो है अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है। यह जो है अधिनियम, इस अधिनियम के तहत संविधान
संविधान सभा को 2 काम दिया गया। इस अधिनियम ने संविधान सभा को 2 काम दिया। 2 काम दिया। एक काम दिया कि आप अपना संविधान बनाएं, आप जो अपना संविधान बनाएं, और दूसरा काम दिया कि शासन व्यवस्था को बनाए रखे। अब जो है संविधान बनाए या विधायिका, संविधान बनाए, कानून बना रहा है, कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का काम है। और शासन व्यवस्था चलाने का कार्यपालिका का है। संविधान तो शासक, ये जो हो गया विधायिका के रूप में हो गया, ये संविधान सभा के रूप में हो गया। अब जो है ये 2 रूप में काम करने लगा, अर्थात जो है संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है संविधान सभा अब संसद के रूप में कार्य करने लगा। अब जो है एक संसद के रूप में कार्य करने लगा। एक में संविधान निर्माण कर रहा, दूसरा में राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था बना रखा है। तो संविधान जब भी सभा का जब चुनाव होता था, संविधान सभा का जब बैठक होता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे। और जब ये जो है विधायिका पर चलता था, विधायिका के लिए चलता था, कानून बनाने का कार्य चलता था, तो इसमें था जीबी मावलंकर अध्यक्ष होते थे। जीबी मावलंकर अध्यक्ष होते थे। ये जो है संयुक्त बैठक 26 नवंबर 1949 तक चलता रहा। 26 नवंबर 1949 तक जो है ये संयुक्त बैठक संसद के रूप में संविधान सभा में चलता रहा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताएं। पानी पी लें। चलिए, उसके बाद जो है एक चीज हो, जब ये संविधान बना था तो संविधान सभा के अध्यक्ष के अलावा जो है इसमें 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे एच.सी. मुखर्जी और एक थे पी.टी. कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। 2 उपाध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। काफी महत्वपूर्ण, ये भी याद रखे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया तो क्या हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम ला करके पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। पाकिस्तान को अलग करने के बाद जो है 389 सदस्य की जगह अब जो है मात्र 299 सदस्य ही भारत में रह गया था, जिसमें लगभग 26 नवंबर 1949 तक जो है देशी रियासत, लगभग सभी देशी रियासत इसमें शामिल हो चुके थे। उसी 299, जिसमें कुछ छोड़ करके जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब छोड़ करके बाकी सभी देशी रियासत जो है भारतीय संविधान सभा का अंग बन चुके थे, भारत का अंग बन चुके थे। जिसमें अगर बात की जाए तो 229 जो था देशी रियासत का था, और 70 जो है 200 ये था प्रांत का, ब्रिटिश प्रांत का था, उसको प्रांत ही कहेंगे क्योंकि आजाद हो गया भारत, प्रांत का था। और 70 जो था रियासत का था, 70 जो है रियासत का था। ये हमारा जो 299 सदस्य बच गए थे। कब? जब भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद ये बचा। उसके बाद जो है संविधान सभा का बन गया। अब संविधान सभा के बनने के बाद क्या हुआ? संविधान सभा बन रहा है, भारत का संविधान निर्माण हो रहा है। भारत का जो है 2 रूप में चल रहा है, विधायिका और ये
संविधान सभा। तो ये जो है इसे बनने के बाद जो है 1949 में मई में, काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रमंडल, इसी बीच एक होता है राष्ट्रमंडल का अध्यक्षता स्वीकार कर लिया, सदस्यता स्वीकार कर लिया, राष्ट्रमंडल का सदस्यता स्वीकार कर लिया। इस पर भी काफी आलोचना हुआ। तो राष्ट्रमंडल का सदस्यता स्वीकार कर लिया तो राष्ट्रमंडल इस पर जो आलोचनात्मक अगर किसका टिप्पणी कहा जाए, आलोचनात्मक टिप्पणी लिखे तो इसमें जो हो गया आलोचनात्मक, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए भी राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, जो परिसंघ का निर्माण करता है, फेडरल का निर्माण करता है। तो फेडरल का क्या है, आप जो से स्वतंत्रता पूर्वक अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब इसकी व्याख्या किया गया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता की व्याख्या किया गया, तो इसमें कहा गया कि जो है भारत एक संप्रभु राज्य है और यह कभी भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार कर सकता है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अस्वीकार कर सकता है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को खत्म कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से हट सकता है। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को भी बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गान जनगण मन को स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान गाने के समय 52 सेकंड, इसका जो है 65 सेकंड, काफी महत्वपूर्ण है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, को स्वीकार किया गया। और जो है भारत अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या बोलता है लागू कर दिया, और जो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, भारतीय संविधान बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए है, जिसमें रेलवे आ गया, कोई भी से आ गया जिसमें वनडे एग्जाम है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन, चाहे आप राज्य लोक सेवा आयोग से हो या उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो समय लगा वैसे नहीं लगा। इसमें जो है 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, अवलोकन किया गया। अवलोकन के बाद जो है इस पर 114 दिन बहस हुई, 11 बैठक हुआ, जिसमें 114 दिन बहस हुआ, 114 दिन बहस हुआ, तब जाकर के हमारा संविधान बना। इसको बनने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया था। 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनने में। ठीक है, हमारा जो है एक संसद के रूप में संविधान सभा काम कर रहा था। यह 1951, 1952 के आम चुनाव के बाद यह जो है संसद के रूप में, नई संसद के रूप में परिणत हो गया। यानी कह सकते हैं अंतरिम सरकार जो है अब 1951-52 के चुनाव के बाद जो है संसद के रूप में परिणत हो गया, अपना सरकार बना लिया लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, ये हमारा जो रहा संविधान का निर्माण। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान सभा में
जो इसके सदस्य थे, तथा इसमें जो था कितनी समितियां थी, किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, और कौन सी समिति का क्या कार्य था, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।